स्टूडेंट कैसे हो आप सब। नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले इस सेशन को सभी स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। फटाफट इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जितने भी आपके पास हैं सबसे शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम करेंगे बायोलॉजी कवर। बायोलॉजी क्लास 12th NCERT ये हम कवर करेंगे। सबसे पहले सभी जो स्टूडेंट राजस्थान में BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले सभी को ये वीडियो शेयर कर दो स्टूडेंट, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। जो स्टूडेंट A to Z पूरी क्लास देखेगा ना, उसका सिलेक्शन श्योर है 100%। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट जुड़ चुके होंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हम सिलेबस आपके लिए लेकर आएंगे, किस प्रकार हम सिलेबस को कवर करेंगे ये आप देख रहे होंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा होगा जनन, सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले जीव में जनन, फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आज इसको कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसका आपको पूरा हम पहले इसको पूरा पढ़ाएंगे आपको, फिर आपका टेस्ट होगा इसमें। फिर पता है हम आपको रैंक जारी करेंगे, रैंक के हिसाब से पता चलेगा किसको कितनी रैंक आई है, उसका नाम यहाँ लिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जीवों में जनन फर्स्ट चैप्टर हो गया। ये जनन के अंतर्गत आते हैं ये अध्याय देख रहे हो। जीवों में जनन, पुष्पों में जनन, मानव में जनन, जनन स्वास्थ्य, ये टॉपिक है। इनको हम फटाफट कवर कर लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हो आगे जेनेटिक्स आ गई आपकी। जेनेटिक्स में कौन कौन से हैं? मेंडल वाला हो गया, वंशागति के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, विकास। ये चैप्टर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम, इसके सब के बाद में बात करेंगे। ये है इकाई 8 मानव कल्याण में, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसके लिए अलग से टॉपिक लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, गारंटी लेते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे स्टूडेंट, जो हम करवाएंगे ना वैसे के वैसे ही। अब अगला है जैव प्रौद्योगिकी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके BSc नर्सिंग में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है इकोनॉमिक्स, आगे है इकोनॉमिक की यानी कि पारिस्थितिकी। इसमें विभिन्न प्रकार की समष्टियाँ होगी, पारितंत्र हो गया, इकोलॉजी, और ये संरक्षण वाला अच्छा है टॉपिक, और इसमें इतना क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। और आगे देखते हैं। ये तो हो गया 12th का सिलेबस पूरा। जो 12th का सिलेबस था ना, ये इतना ही है आपको। इसमें इम्पोर्टेंट एक तो फर्स्ट इकाई है इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इकाई ये पूरी इम्पोर्टेंट है, और जेनेटिक्स पूरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जेनेटिक्स के बाद में आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। और ये बायोटेक्नोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये इकोलॉजी भी आपके लिए अच्छी है। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको इसमें करवा देंगे। ये तो हो गया 12th का। सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे? इसको कवर करेंगे, जनन वाले को। चारों टॉपिकों को सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो चलिए अब हम आपको 11th का बताते हैं कि 11th में किस हिसाब से कौन कौन से टॉपिक है स्टूडेंट। तो चलिए, तो हम आ चुके हैं 11th पर। सबसे पहले आपको इकाई 1 दिख रही होगी, यानी कि इकाई 6 से स्टार्ट होती थी 12th, और ये इकाई 1 से स्टार्ट हो रही है, पहले 11th स्टार्ट होती। तो इम्पोर्टेंट है ये जीव जगत में विविधता, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये करवाएंगे 11th में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको। आगे देखते हैं। पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगत, पुष्पी पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों का शरीर, प्राणियों की संरचनात्मक संगठन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोशिका वाला अच्छी तरह से करवाएंगे, संरचना व कार्य, कोशिका जीवन की इकाई, जैवाणु, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभव। पादप कार्यकी में कौन कौन से आपके
पौधों में परिवहन, खनिज शोषण, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे मानव शरीर विज्ञान, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि 11th में ये है मानव शरीर, शारीरिकी, एनाटॉमी, पाचन एवं शोषण, जितने भी तंत्र हैं स्टूडेंट वो याद कर लेना। स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो पूरे याद कर लेना। पाचन अवशोषण, शोषण, शरीर द्रव्य परिसंचरण, उत्सर्जित उत्पादों का निष्कर्षण, गमन व संचलन, तंत्रिकी एवं रासायनिक क्रियाएं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये तो हो गया 11th का। चलिए आगे बात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जैसा कि हम बोल रहे थे, सबसे पहले कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे, जनन वाला, जीवों में जनन, ये टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे, बाकी ये 3 बाद में करेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंटों को रिकमेंड किया जाता है कि 12th की बायो की NCERT बुक परचेज कर ले, क्योंकि यहीं पूछ जाएगी BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में आपसे। तो जिसके पास है वो अपनी बुक ओपन कर ले अभी, और जिसके पास नहीं है वो वीडियो देखने के बाद गूगल से आप डाउनलोड कर लेना, या गूगल से डाउनलोड भी नहीं कर सकते हो तो हमें कमेंट कर देना नीचे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी PDF आपको वहीं प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आपको फर्स्ट चैप्टर दिख रहा होगा अपने NCERT में, जीवों में जनन, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं नीचे की ओर। कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। ये पंचानन माहेश्वरी के बारे में यहाँ पर कुछ आपको बताया हुआ है कि कब इसका जन्म हुआ और इसने क्या क्या किया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। ये आ गया आपका जीवों में जनन। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जीवन अवधि। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि किस जीव की कितनी जीवन अवधि है, वो नीचे दे रखा है, मैं आपको पूरी बताऊंगा यहाँ पर। तो चलिए ये देखिए, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाना है स्टूडेंट कि किस जीव की कितनी जीवन अवधि होती है। जैसे हाथी की कितनी होती है, गुलाब की कितनी होती है, कुत्ते की कितनी होती है। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं जीवन अवधि किससे कहते हैं। जीवन अवधि यानी कोई भी जीव उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को, यानी कि कब जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे समय को उसके कहते हैं जीवन अवधि या जीवन काल। जीवन अवधि या जीवन काल, यानी कि कोई भी जीव जन्म लेता है और मरता है, उसके बीच के काल को जीवन अवधि कहते हैं, यानी कितने दिन है औसतन जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जीवों की आपको दे रखी है, कुछ में आपकी किताब में दे रखी होगी। जैसे हाथी के बारे में पूछा गया, गुलाब के बारे में, कुछ की दे रखी है, कुछ की नहीं दे रखी। तो हम यहाँ पर आपको सभी जीवों की जीवन अवधि बताएंगे, यहाँ पर दे रखी है स्टूडेंट। तो चलिए बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है, वीडियो से मतलब नहीं रखना है कितना लंबा है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हैं, केवल 1 या 2 मिनट देखते हैं। यदि मैं यहाँ कोई अगर मान लो मूवी ओपन कर देता हूँ, मूवी चला देता हूँ, तो उस पर लाखों व्यूज़ आ जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, पढ़ने वाले काफ़ी कम होते हैं। यानी कि मान लो RUHS इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें पिछली बार 18,000 छात्रों ने एग्ज़ाम दी थी। सीट कितनी थी? 9,000। तो उन सभी का 18,000 का नंबर थोड़ी आ गया था, 9,000 का नंबर आ गया था। तो बाकी 9,000 कहाँ गए? कौन थे पता है? बाकी 9,000 थे वो थे मूवी देखने वाले, उनका नंबर नहीं आया। जबकि इन 9,000 का नंबर क्यों आया? यह आपकी तरह थे जो इस प्रकार ऑनलाइन क्लासेज पूरी अटेंड करते थे। तो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास पूरी अटेंड करना, आपका RUHS में 100% जो है सिलेक्शन श्योर है। तो हम बता देते हैं सबसे पहले आपको कि हाथी की कितनी होती है और गुलाब की कितनी होती है। कुछ की दे रखी है, कुछ में इसमें नहीं दे रखी है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसमें हाथी की जीवनावधि नहीं दे रखी है। हाथी की जीवनावधि होती है, लिख लेना एक पेन अपने साइड में, यानी कि एक चार्ट बना लेना, इस पर ऐसा एक चार्ट बना लेना
इधर जीवों का नाम और यहाँ जीवनदी इस प्रकार। तो चलिए, हाथी की अवधि होती है 60 से 70 वर्ष। 60 से 70 वर्ष यानी कि 60 से 75 वर्ष होती है, मिस्टेक हो गया, 60 से 75 वर्ष हाथी की जीवन अवधि होती है, यानी कि औसतन इतने वर्ष जीता है। अब आगे देखते हैं गुलाब की जीवन अवधि होती है 10 वर्ष। और कुत्ते की जीवन अवधि होती है 25 वर्ष। तितली की इसमें दे रखी है 1 या 2 हफ्ता। और कौवे की इसमें दे रखी है 15 वर्ष। आपको दिख रहा होगा कौवे की कितनी दे रखी है, 15 वर्ष। आगे बात करते हैं केले की जीवन अवधि होती है 25 वर्ष, 25 ईयर्स। गाय की जीवन अवधि होती है 25 वर्ष। दोनों की सेम होती है, गाय और केला। देखिए स्टूडेंट, जीवों की जीवन अवधि से आकार से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि आपको आगे बताएंगे उदाहरण आपको। जैसे केले की आपको 25 वर्ष हो गई, गाय की भी 25 वर्ष हो गई, लेकिन तोते की कितनी होती है, 140 वर्ष। अब देख सकते हो कि जीवों की जीवन अवधि पर आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आकार में तो गाय काफ़ी बड़ी है और तोता काफ़ी छोटा है। फिर भी तोते की जीवन अवधि कितनी है, 140 वर्ष, और गाय की कितनी है, 25 वर्ष। तो आप देख सकते हो कि आकार से कोई संबंध नहीं होता जीवों की जीवन अवधि। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट, क्या जीवों की जीवन अवधि से आकार का कोई संबंध होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तोते की कितनी होती है, 140 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ की 60 वर्ष। और आगे हॉर्स आप घोड़ा दे रखा है, उसकी होती है 50 वर्ष। फल मक्खी, इसकी होती है 1 मंथ, 1 महीना। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है दान की होती है आपकी 4 मंथ। यहाँ पर 4 भी दे रखा है, हिंट भी दे रखा है आपको साइड में। कछुए की दे रखी है 100 से 150 वर्ष। जी हाँ, इतनी होती है कछुए की जीवन अवधि, 100 से 150 वर्ष। बरगद के पेड़ की सबसे अधिक, आप चौंक जाओगे, 200 से 300 वर्ष बरगद के पेड़ की जीवन अवधि होती है स्टूडेंट। तो उम्मीद है वीडियो को देखकर आपने लिख लिया होगा, साइड में एक चार्ट बना लिया होगा, उसको याद कर लेना, उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर सबसे अधिक जीवन अवधि आप होगी कि कौन सा ऐसा सबसे जीवन अवधि बड़ी जीवन अवधि किस जीव की होती है, तो एक वृक्ष होता है सिकोया। सबसे अधिक जीवन अवधि होती है इसकी 3000 वर्ष से लेकर 4000 वर्ष तक इसकी जीवन अवधि होती है। सबसे बड़ा वृक्ष होता है स्टूडेंट। ये तो हमने देख लिया। अब आगे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जीवों में जनन के बारे में कुछ बता रखा है। 2 चीज़ें दे रखी है। एक तो दे रखी है अलैंगिक जनन, दूसरा दे रखा है लैंगिक जनन। तो आपको इसमें डिफरेंट पता होना चाहिए कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर दे रखा है अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन के क्या, यानी कि इसमें एक एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी कि एक अकेला जीव जो है संतति उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ स्टूडेंट, जो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि एकदम समान होती है, यानी कि एक जीव एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है, जिसे क्या कहते हैं, कलोन। यानी कि 2 जीव जो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं आनुवंशिकी रूप से, शारीरिक रूप से, उसे एक दूसरे का कलोन कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन में कौन सी संतति उत्पन्न होती है, किस प्रकार के, कलोन जैसी संतति उत्पन्न होती है। यहाँ पर ये स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन, जैसे यीस्ट में मुकुलन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, ये याद रखना। इसमें पूछा जा सकता है यीस्ट में क्या होता है और अमीबा में क्या होता है स्टूडेंट। आपको कोशिका विभाजन के बारे में दे रखा है, यानी कि बहुत से जीव है वो द्विखंडन होता है बहुत से जीवों का, यानी कि 2 भागों में विभाजित होकर नई संतति का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उदाहरण आपको दे रखा है अलैंगिक जनन के बारे में। जैसे यहाँ पर दे रखा है अलैंगिक क्लेडोमाइनस में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना।
और पेनिसिलिन में कोनिडिया के द्वारा, हाइड्रा में कलिका और स्पंज में जैमूल के द्वारा होता है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं स्टूडेंट, जैसे कलिकाओं के बारे में, यीस्ट में विभाजन एक समान है, छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। और पुट्टी भवन के बारे में यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आएगा तो हम आपको आगे बता देंगे। यह आलू किस प्रकार जनन होता है, यह आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे उदाहरण में दे रखा। कायिक प्रवर्धन, यानी कि कोई भी मान लो, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक, यदि किसी ये वृक्ष है, इसके कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे जड़ हो गई, तना हो गया, पत्ती होगी, ये इसके कायिक भाग होते हैं। उसके कायिक भागों के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। जैसे आलू की आँख हो गई, अदरक का प्रकंद, अज्ञेय का बुलबुल, ब्रायोफिल्म की पर्णकलिकाएँ, वाटर हाइसिंथ की बुस्तारिका, ये इसके कायिक भाग है, इसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका आपको चित्र है वो ऊपर दे रखे हैं स्टूडेंट। अब नीचे देख सकते हो फंजाई जगत के बारे में यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर फंजाई जगत के सदस्य साधारण पादप जैसे शैवाल, लैंगिक जनन संरचनाओं का जनन करते हैं। अलैंगिक जनन सर्कोनिडिया, कलिका, हाइड्रा, ये अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं, इनको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ऊपरी बुस्तारी, ये आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं कायिक प्रवर्धन के, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ऊपरी बुस्तारी, प्रकंद, सरकंद, बल्ब बुस्तारी, कायिक प्रवर्धन, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे आता है लैंगिक जनन। तो स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ाएंगे हम लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन पढ़ाकर आपको कल लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इन दोनों में आपको अंतर बताएंगे, कौन कौन से अंतर होते हैं और कौन कौन सा इसका उदाहरण होता है स्टूडेंट। सबसे पहले सभी स्टूडेंटों से निवेदन है, जितना पढ़ाया उनको पढ़कर आना, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट लिया जा सकता है। और आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं कि जितने भी स्टूडेंटों को इस क्लास के बारे में पता नहीं है, सबसे पहले सबको शेयर कर दो स्टूडेंट। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सबको शेयर कर दो, ताकि इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि इस क्लास में जो स्टूडेंट रेगुलर इस क्लास को, प्रत्येक क्लास को जो हम बताए, हमारे इंस्ट्रक्शन जैसा हम पढ़ाते हैं वैसा फॉलो कर लिया, तो 100% उसका RUHS में सिलेक्शन है। तो हम फिलहाल आपको बायोलॉजी कवर करा रहे हैं, साथ साथ आपको फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री होगी, उनकी भी तैयारी करानी है। बायोलॉजी के बाद हम उनकी तैयारी करेंगे, साथ साथ आपको इनको भी कवर करना है। कुछ स्टूडेंट क्या, हम बायोलॉजी की तैयारी करवा रहे हैं तो वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको साथ साथ पढ़नी है। और हम साथ साथ आपके लिए MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट आपको 2 वीडियो मिलेंगे प्रतिदिन। एक तो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या आपको MCQs यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी तैयारी होगी। और एक आपकी क्लास होगी, जिस प्रकार ये क्लास हो रही है स्टूडेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक दिया हुआ है हेल्थ प्रभा, उसे ज्वाइन कीजिए, उसमें मिल जाएगी। और हमसे पर्सनली अगर बात करनी है, आपको मैसेज करना है, कुछ डाउट पूछने, तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो और हमसे पर्सनली आप बात कर सकते हैं स्टूडेंट। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए इस वीडियो में स्टूडेंट, तब हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे स्टूडेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और MCQs वाली क्लास मत भूलना स्टूडेंट, क्योंकि इसके बारे में जो हम पढ़ाते हैं वहाँ MCQs में आपको वहाँ पर हम बताते हैं स्टूडेंट।
तो आज के लिए इतना ही। NCERT बुक प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं NCERT के अलावा भी और कुछ करना है क्या? NCERT के अलावा कुछ नहीं करना, जब ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।